अब हम डेटा कंपोजिशन को एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि किसी भी डेटा की कंपोजिशन क्यों ज़रूरी है। स्क्रीन आपके सामने एंड आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एक फिगर है, ये इमेज है, ये मैंने आपको सेंड किया था, ठीक है? इसमें हम एग्ज़ाम्पलीफाई करके देखेंगे कि डेटा किस तरीके से कंपोजिशन उसकी देखी जाती है। बड़ी गौर से देखना है और मैं बच्चों आपको इसी वजह से कहता हूँ कि अपने पास अपनी नोटबुक रखा करें, ताकि आप सीख सकें, ठीक है? नोटबुक के ऊपर लिखते जाया करें चीज़ों को। डेटा कंपोजिशन है क्या? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप बड़े डेटा को जब ब्रेक डाउन करते हैं छोटे पीसेस के अंदर, तो उसे डेटा कंपोजिशन कहते हैं, यानी कि एक प्रॉपर चीज़ कैसे बनी है। ये आपके पास एक रूबिक क्यूब आपको नज़र आ रहा है, रूबिक्स क्यूब जिसे बोला जाता है, आ रहा है नज़र? जिसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये बना कैसे है, यानी कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? इसको कंपोनेंट्स ऑफ डेटा बोला जाता है। ये प्रॉपर आपका डेटा है, ठीक है? और ये जिन चीज़ों से मिलके बना है, यानी कि एबीसी है, लोकेशन है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें मिलके ये बना रही है ना, इसी को डेटा की कंपोजिशन बोला जाता है। बिरयानी खाते हैं आप लोग? आपको पता है बिरयानी में क्या-क्या पड़ता है? कोई बता सकता है? चावल? चलें, अभी चेक करते हैं कि बिरयानी में क्या-क्या पड़ता है। चलें, वली आप बताएँ पहले। दैट्स गुड। चावल, चिकन, ऑयल होता है एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, ठीक है? बिरयानी मसाला भी होता है, इसमें पाउडर भी होता है एंड ऑफ कोर्स पानी भी होता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन आपके सामने बिरयानी आ गई है। अब उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना कि इसमें क्या-क्या था, उसको आप डेटा कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है? एक डेटा आपके पास फाइनल आ गया, अब उसमें क्या-क्या है, उसको हम डेटा कंपोजिशन कहते हैं। कभी बिरयानी में इलायची आ जाए तो आपको ये भी पता चल जाता है कि इलायची है इसमें, ऐसे ही है, ठीक है? ओके। अब मारिया आपने मुझे बताना है अपना माइक ऑन करके कि जो चाय है उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हसान आपने मुझे बताना है कि जो एक मैंगो शेक होता है उसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं? ओके, हसान सेठ के दूध, मैंगोज़, चीनी, नमक। नमक कौन डालता है मैंगो शेक के अंदर? आप डालते हो? आपने मुझे बताना है कि हमारे पा चलिए आप बताएँ आपका फ़ेवरेट जो है वो रेसिपी या कोई भी जो कुज़ीन है उसका फ़ेवरेट डिश कौन-सी है आपकी? कॉफ़ी। कॉफ़ी में तो कॉफ़ी होगी फिर उसके अलावा तो पानी होगा या तो, इसके अलावा क्या? चलें मुझे ये बताएँ कैपुचिनो के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? क्रीम और मिल्क इज़ द सेम थिंग। ओके, दैट्स गुड। सो अगर आपने कैपुचिनो पीनी है तो उसके अंदर फ्रॉस्टेड मिल्क होता है, वो बेसिकली डिफरेंट किस्म का होता है या क्रीम होती है, जिसके ऊपर आप अच्छे तरीके से उसे फ्रॉस्ट कर लेते हैं एंड देन यू हैव कॉफ़ी। कॉफ़ी के बाद ऑफ कोर्स उसको ब्रू भी करना है तो आपको पानी भी चाहिए उसके अंदर, सो पानी भी होगा एंड देन एट द एंड अगर आपने शुगर ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, वरना मैपल सिरप वगैरह लोग यूज़ करते हैं। दैट्स गुड, राइट। मुइज़, आपने मुझे बताना है कि जो चलें चिकन पुलाव की बात कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओके। सो आपने देखा है कि डिफरेंट चीज़ों के ना कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी कोई एक कॉम्प्लेक्स आप तैयार करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसी वजह से जब आप डेटा को देखते हैं तो उसके भी कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है? सो ये एग्ज़ाम्पल्स आपको देने का मकसद ये था कि ताकि आप समझ सकें कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो कंपोनेंट्स मस्ट सम टू 100%। जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना वो सारे मिलके ये टोटल 100% बनना चाहिए, ठीक है? आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक डेटा है और उस डेटा के अंदर अगर हमारे पास मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक डेटा है मेरे पास, डेटा के अंदर मेरे पास से फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास का डेटा है। क्लास के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास टोटल 100, ठीक है? 100 स्टूडेंट्स, ठीक है? मैं उन सभी के नेम्स कलेक्ट करता हूँ, राइट? नेम्स आए मेरे पास 98 के और मेरे पास जो एज आई, वो भी आई 98 की, 98 स्टूडेंट्स की और मेरे पास जो उनकी हॉबीज़ आईं, वो भी 98 स्टूडेंट्स की आईं।
लेकिन मेरे पास होने चाहिए टोटल 100 स्टूडेंट्स। तो व्हाट कुड गो रॉन्ग हियर? क्या ये कंप्लीट डेटा है मेरी पूरी क्लास का? नहीं है ना? सो इसका मतलब ये है कि ये जो नेम्स मेरे पास 98 आए हैं, ये भी 98, ये भी 98, समथिंग इज रॉन्ग। वो ये हो सकता है कि 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, राइट? सो आपका जो कंप्लीट डेटा सेट है, उस कंप्लीट डेटा सेट के अंदर जब ये कंपोनेंट्स को आप देखें तो वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहे होने चाहिए, ठीक है? मैं एक मिसाल देता हूँ। इन्हीं स्टूडेंट्स का मैं सिटी नेम फाइंड आउट करता हूँ, सिटी नेम, ठीक है? कि वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। सो अगर मेरे पास से फॉर एग्जांपल 80 लोग फैसलाबाद से हैं, एफएसडी से, और मेरे पास 18 जो है वो लाहौर से हैं, तो इसका मतलब है कि 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो मिसिंग हैं, ठीक है? 80 एंड 18 आर इक्वल टू 98। ये 2 स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा नहीं है। सो ये जो डेटा की कंपोज़िशन है, इट शुड बी कंप्लीट एंड इट शुड मेक 100% ऑफ द डेटा, ठीक है? अब यही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है, वो ये है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो हमेशा 100% डेटा को शो करने चाहिए जब उन्हें हम इकट्ठा करें, ठीक है? जैसे यहाँ पे मेरे पास 7 लोग बैठे हुए हैं, तो जब भी मेरे पास कोई आंसर आए तो वी शुड हैव एट द एंड 7 एज़ अ सम, ठीक है? So to break down the breakdown of a data set into its constituent parts or components showing their proportional relationships to the entire data set, it answers what makes up the total. तो बेसिकली जो हमारे पास डेटा के कंपोनेंट्स हैं या कंपोजिशन है वो हमें ये बताती है कि टोटल का जो पार्ट है वो क्या है, ठीक है? सही है? अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये है मेरे पास एक पूरा सर्कल, ठीक है? सर्कल इस तरीके से आपने देख लिया, बन गया। अब इस सर्कल के अंदर अगर मैं इसको हाफ कट करता हूं तो इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? कि अगर पूरा सर्कल जो है ये 100 है, 100% है, तो हाफ कट का मतलब क्या हुआ? 50% ये वाला हिस्सा है, 50% ये वाला है, ऐसे ही है, ट्रू? अब अगर इसी 100% को 4 में डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि मैं एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल बनाने के बाद ये मैंने सर्कल नहीं बनाया, ये कुछ और ही बन गया, गो बैक। सो एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं अगेन। सर्कल को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। आपने अज्यूम करना है ये सारे इक्वल हैं, ठीक है? इन 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। अब मुझे आप ये बताएं, बल्कि आप मुझे ये बताएं कि ईच पार्ट जो है वो कितने परसेंटेज का है? 100 डिवाइडेड बाय 4 होगा 25, 25, 25, 25 आ जाएगा ना परसेंटेज में, ऐसे ही है। चलें, मुझे एक और बताएं बात, कि अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि इस 100 को जब हम जमा करें, इनको डिवाइड करने के बाद ये जितने भी मैं पार्ट्स बना रहा हूँ, इनको जब हम प्लस करें तो ये 98% हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल सिर्फ एक कंडीशन में है कि आप यहाँ से इतना सा पार्ट छोड़ दें। जैसे पिज़्ज़ा का स्लाइस नहीं आप खा लेते, या केक का, तब पॉसिबल है। लेकिन पूरे सर्कल में 100 का होना ज़रूरी है। सर्कल मीन्स 100। ये पूरा सर्कल जो है ये 100 है। ठीक हो गया? समझ आ गई बात की? अब इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा के थ्रू। ये आपको मैं पहली डेटा विजुअलाइजेशन सिखाने लगा हूं, ताकि आपको समझ आए कि डेटा विजुअलाइजेशन कैसे काम करती है। मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर इस वक्त 6, 6 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है? इसमें से 2 जो हैं वो फीमेल्स हैं एंड 4 आर मेल्स, ठीक है? अब इसको हमने सर्कल के अंदर शो करना है, एक सर्कल के अंदर शो करना है, ठीक है? इसको शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो सर्कल को ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। सर्कल ड्रॉ हो गया, एंड हाउ वी कैन शो इट नाउ? कोई बता सकता है? टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं? 6 इक्वल पार्ट्स हैं, ऐसे ही है, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इस सर्कल को हम 6 में डिवाइड कर लें, एक ये आ गया, कितने पार्ट्स हो गए इसके?
अब कितने हो गए, कोई बता सकता है? 6 पार्ट्स हो गए। कैन यू सी दैट? राइट। 2 हैं हमारे पास फीमेल्स, तो अगर हम फीमेल्स को इस कलर के साथ रिप्रेजेंट करें, यानी कि यहां से यहां तक 1 और 2, ये फीमेल्स हैं, ठीक है? एफ एफ मैं लिख देता हूं, ठीक है? तो इसका मतलब जो मेल्स हैं हमारे पास ये 4 हैं, यहां से इस साइड पे, यानी कि एम 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 एम, ऐसे ही है। समझ आ गई बात की? अब यूजुअली क्या होता है कि जब आप इस तरीके से कोई प्लॉट डेवलप करते हैं, तो आप बेसिकली उसको कलर कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है? ये पार्ट हो गया आपका पूरे सर्कल का, फीमेल का। और अगर मैं यहां से मेल वाला पार्ट भी जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये पार्ट हो गया पूरा मेल का। सॉरी फॉर माय कलरिंग ऑन टैबलेट, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू ड्राइंग लाइव। ड्राइंग लाइव, ओके। सो आपने देखा, चलो वो कैंसिल ही कर गया, इसको हम यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है अब, कि एक कंप्लीट सर्कल है, उसका छोटा पार्ट जो है वो क्या है, वो फीमेल्स हैं, ठीक है? और बड़ा पार्ट जो है उसका वो क्या है, वो मेल्स है, ठीक है? अब ये चीज हमें क्या शो करती है, ये एग्जैक्टली यही नंबर्स शो कर रही है जो हमने यहाँ पे देखे थे, विच आर 6 टोटल है। ये पूरा अगर मैं सारे को देखूं तो ये 6 है, लेकिन ये जो पार्ट है दिस शोज 4, ठीक है? और ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट शोज 2। तो ये टोटल 6 है और इसमें 2 + 4 हो गया। इस एक चार्ट को पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है? पाई चार्ट, ठीक है? पाई क्यों? क्योंकि आपको पता है कि केक का जो अगर पाई आप छोटे से ले लें, यानी कि एक छोटा सा पीस उसका, तो पाई चार्ट का मतलब ये है कि ये पूरा एक सर्कल, इसको हम प्रॉपर एक, आप कह सकते हैं कि परसेंटेज दे देते हैं और उसमें से 2 और 4 को सेपरेटली हम डिफरेंट कलर्स के साथ शो करते हैं। तो ये जब दोनों को कंबाइन करें तो एट द एंड आपका ये बनना चाहिए। अगर मेरे पास 2 फीमेल और 4 मेल्स हैं, 6 बनना जरूरी है इसका। अगर मैं 2 + 3 करूंगा तो ये 5 होगा, विच कैन नॉट बी शोन हियर, देर इज समथिंग रॉन्ग विद द डेटा। सो डेटा कंपोजिशन को शो करने के लिए आप एक चार्ट शो करते हैं जिसका नाम है पाई चार्ट। समझ आ गई बात की? पाई चार्ट हम इसके लिए लेके आते हैं। अब इसी को मैं आपको एक और जगह पे दिखाता हूँ, इसी पाई चार्ट को, ताकि आप समझ सकें, और इसको फिर हम आगे और भी डिटेल में देखेंगे। आपके पास आज से ऑनवर्ड जो है वो गूगल शीट को भी हम शुरू करने वाले हैं। सो आपने यहीं पे आना है, ये है गूगल शीट्स, शीट्स पे चले जाना है, ठीक है? सो ये आपके पास एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी। जैसे आपने गूगल डॉक ओपन किया था इसी तरीके से शीट है। आपने इसके अंदर लिख देते हैं पाई चार्ट, या मैं इसको कह देता हूँ फ्यूचर माइंड्स, तो आपको समझ आ जाएगी, राइट? या कोडानिक्स लिख देता हूँ, वट एवर यू वांट। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल, यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल, ठीक हो गया? यहाँ पे लिख देता हूँ 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है? तो ये मेरी क्लास का डेटा है जिसमें 4 फीमेल है और 2 मेल है, ठीक हो गया? इतनी सी बात है। और आपको अब समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से हमारा डेटा शो होता है, 4 एंड 2। अब मुझे एक बात बताएं, बजाय इसके बजाय इसके अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूं और यहाँ पे लिखूं जेंडर, और दैट वुड बी इनफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फातिमा, यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल, एंड देन वी हैव मारिया, यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल, यहाँ पे लिख देता हूँ वली, मेल,
यहाँ पे लिख देता हूँ वक्कास मेल, यहाँ पे लिख देता हूँ मुइज मेल, और यहाँ पे लिख देता हूँ हसन मेल। ठीक है, बात तो वही आ गई जो हमने पहले की थी, ऐसे ही है अगर काउंट करके देखा जाए। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे जाके यहाँ पे देखते हैं चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और ये गूगल शीट के अंदर हम ये काम करते हैं, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। इसका एक और तरीका होता है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे कोई भी चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप जाके ये चार्ट वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये देखें इंसर्ट चार्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप कोई भी चार्ट की टाइप जो है वो लेके आ सकते हैं, जैसे ये रहा पाई चार्ट, मैं इसको क्लिक करता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे कॉलम 2 मस्ट बी न्यूमेरिक। ठीक है, कॉलम 2 जो है ये न्यूमेरिक होना जरूरी है, इस वजह से ये हमारे पास पाई चार्ट नहीं बना रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, यहाँ से इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 4। ये मैंने दो चीज़ें लिखी, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, चार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे ये चेक करें। ठीक है, सो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास फीमेल जो हैं वो कितने परसेंट है और मेल कितने परसेंट है। सेम वही चीज़ है जो हमने पहले की थी, लेकिन इसका एक और हल है। बजाय इसके कि मैं ऐसे लिखूं, मेल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, सो फीमेल मेल, यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब आपके लिए आसानी होगी इस चार्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे चार्ट पे आते हैं और कॉलम चार्ट की बजाय यहाँ से पाई चार्ट सेलेक्ट करते हैं एंड हियर यू गो। ठीक हो गया। सो ये पाई चार्ट इस वजह से ज़रूरी है, ये आपको कंपोजिशन बताते हैं किसी भी एक चीज़ की, और इसके लिए दूसरे कॉलम का न्यूमेरिक होना ज़रूरी है। ये है जेंडर और ये है काउंट। ठीक है, सो मैंने इतने से डेटा को इसमें से एक्सट्रैक्ट करके इसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लगा दी। आपको अब समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये है, और अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये आपको बताएगा 2 फीमेल है और 4 मेल्स है। इज इट फाइन, ईजी रहा। अब इसी को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करते हैं। ठीक है, सेम इसी चीज़ को मैं यहाँ पे शीट ऐड करता हूँ, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे होगा, अभी हमने स्टार्ट किया है। मैं यहाँ पे शीट ऐड करता हूँ, शीट ऐड करने के बाद डाउनलोड्स में आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस का डेटा जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ये वाला डेटा जो है, ठीक है, और मैं यहाँ से कंट्री का नेम और इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस परसेंटेज इसको उठाता हूँ, बल्कि नहीं, मैं यहाँ से ईयर, इस सारे डेटा को ही उठा लेते हैं, बल्कि इससे भी एक छोटा सा डेटा उठाते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट डेटा है। तो मेरे पास एक डेटा यहाँ पे मौजूद है एंड आई विल गिव यू दैट डेटा एज वेल, सो जस्ट फाइंड आउट। टिप्स डेटा, बल्कि ये मेरे पास यहाँ पे भी मौजूद होगा, सो आई कैन जस्ट इम्पोर्ट अपलोडेड रिसेंट, ये रहा टिप्स का डेटा। तो ये मैं डेटा आपको बताऊंगा कैसे आपने लेके आना है, यहाँ पे किस तरीके से काम करना है इस पे। सो तो ये मेरे पास टिप्स का डेटा आ गया। ये सिंपल सा डेटा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ये कैसे आएगा यहाँ पे, अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंसर्ट चार्ट पे। इंसर्ट चार्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ से ये वाला पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको ये पाई चार्ट इस तरीके से कोई बड़े वाला नजर आने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी ट्रू इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए यू शुड नो कि आपके पास जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो ये है कि आपके पास इस एक प्लॉट को बनाने के लिए पाई चार्ट को आपके पास दो कॉलम होना जरूरी हैं। पहला कॉलम आपका कैटेगोरिकल, ठीक है,
और दूसरा कॉलम आपका न्यूमेरिक होना जरूरी है इन गूगल शीट, राइट। सो दो कॉलम आपके पास होने जरूरी हैं इस चार्ट को बनाने के लिए, पहला न्यूमेरिकल और दूसरा कैटेगोरिकल। और न्यूमेरिकल आपको नंबर्स बताता है, कैटेगोरिकल आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूं, बल्कि यहाँ पे एक नई शीट बनाता हूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपका जो काम है वो चल रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम, यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, ठीक है। आपके पास है फॉर एग्जाम्पल समथिंग आपने परचेज करनी है, आप लिखते हैं मैंने लेनी है बुक्स, मैंने लेनी है पेन्स, मैंने लेने हैं फॉर एग्जाम्पल स्केल, और मैंने लेना है रेजर, और मैंने लेना है से फॉर एग्जांपल कलर्स एंड सीजर्स, या यहाँ पे लिख देते हैं से फॉर एग्जांपल यू हैव टू बाय सम शार्पनर, ठीक है। सो ये मैंने कुछ चीज़ें लेनी है और इसकी प्राइस जो है बुक्स की प्राइस आ जाएगी से फॉर एग्जांपल 1500, सो 1500 इसकी आ गई, पेन्स आ गए 200 के, स्केल आ गया 100 का, रेजर आ गई 20 की, कलर्स आ गया आपके 150 के, शार्पनर आ गया एक फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज़ का, नहीं बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं 30 कर लेते हैं। अब आपके पास एक कॉलम है कैटेगोरिकल और एक कॉलम है न्यूमेरिकल, ऐसे ही है। वली अपना कैमरा ऑन करें। सो यहाँ पे अगर आप गौर करें, सो नाउ यू हैव टू कॉलम्स, इंसर्ट चार्ट पे जाएं, यहाँ से पाई चार्ट में क्लिक कर दें, नाउ यू नो कि आपका पाई चार्ट बन गया। समझ आई बात की? एक कैटेगोरिकल एक न्यूमेरिकल, और आपके पास ये जो पाई चार्ट यहाँ पे बना है, आप देख सकते हैं कि ये पाई चार्ट आपको डेटा की कंपोजिशन बता रहा है। डेटा की कंपोजिशन कैसे बता रहा है कि सबसे ज्यादा बुक्स पे खर्चा होना है आपका। समझ आई बात की? क्यों? क्योंकि बुक्स का पार्ट 75% ऑफ द मनी, ठीक है। फिर सेकंड आपका खर्चा होना है पेन्स पे, देन यू विल स्पेंड 100 ऑन कलर्स। जो जितना पाई बड़ा है ना उस हिसाब से आपका खर्चा होगा, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, आप इसके कलर्स चेंज भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी का कलर है, सी है। सो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ द पाई चार्ट लुक्स लाइक। तो जब भी आपने कंपोजिशन को शो करना है, टू शो द कंपोजिशन ऑफ डेटा, कंपोजिशन के लिए आप जो प्लॉट इस्तेमाल करते हैं उसको पाई चार्ट कहा जाता है, ठीक है। पाई चार्ट, पाई क्या है? सर्कल के अंदर जब किसी डेटा को आप शो करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, एंड दैट इज हाउ यू डू इट यूजिंग गूगल शीट, एक्सेल, पाइथन, किसी के थ्रू भी आप करेंगे पाई चार्ट आपके सामने आएगा। और एग्जैक्टली वही चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये देखें कि पहली जो है प्रोपोर्शंस, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डोमिनेंट फैक्टर्स को, यानी कि बड़ी चीज कौन सी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये पाई चार्ट ऐसे चलता है। देन आप मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए भी आपका चार्ट बनता है। देन आप डेमोग्राफिक बैकग्राउंड को भी देख सकते हैं कि यूजर बेस या पॉपुलेशन का अगर आप डेटा है आपके पास कि कौन फैसलाबाद से है, कौन लाहौर से है, कौन कराची से, कितने लोग हैं। देन बजट एंड रिसोर्सेज को भी देख सकते हैं। सो बेसिकली जितने भी कंपोजिशन के प्लॉट्स हैं वो सारे आप इस तरीके से प्लॉट बनाते हैं। पाई चार्ट हमने देखा, बाकी हम बाद में देखते हैं, जिसमें हमारे पास ट्री मैप्स आएंगे, डोनट चार्ट भी आएगा। अब डोनट चार्ट क्या है? ये वही चार्ट है, लेकिन हम इसको जब डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से पाई चार्ट की बजाय ना थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये डोनट चार्ट है, सेम वही चार्ट है, बीच में से हॉलो हो जाएगा, डोनट नहीं होता जैसे। सो पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट कैन बी यूज्ड। ये पाई एंड डोनट चार्ट इस तरीके से आएंगे, ट्री मैप आएगा, फिर आपके पास कंपेयर्ड कंपोजिशन आएगी, एंड देन यू हैव दीज काइंड ऑफ प्लॉट्स। अब इसी को अगर मैं ऐसे शो करूं तो फिर भी तो आपको कंपोजिशन पता चल ही रही है। ये हो गया कॉलम चार्ट, इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक स्टैक्ड चार्ट लाइक दिस। आपको इससे भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को देखना है। वही चीज़ है, सिर्फ प्रोपोर्शंस बता रही है। सो जब भी प्रोपोर्शंस की बात होगी, यू विल बी लुकिंग इनटू प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस होती हैं कि कौन सी चीज़ में कितना क्या है, ठीक है। जैसे हमने कंपोनेंट्स को देखे थे, ठीक है। तो ये बताते क्या हैं बेसिकली, ये बजट को ब्रेक डाउन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कंपोजिशन को, डेटा की कंपोजिशन को,
कि आपके कितना खर्चा कहाँ पे हुआ है। एंड यू ऑल्सो शो सर्वे रिजल्ट्स। सर्वे रिजल्ट्स के लिए भी आप इसे शो करते हैं। समझ आई बात की? सो यू कैन यूज दिस फॉर बजट एंड ऑल्सो फॉर सर्वे रिजल्ट्स। ठीक है? एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज डेटा कंपोजिशन फॉर फ्यूचर। ठीक है जी, डेटा कंपोजिशन की समझ आ गई अब आपको, कंपोनेंट्स को क्यों देखना है, किस वजह से देखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमने बजट ही देखा है ना, कि आपके पास टोटल कितने पैसे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टोटल करूँ, इक्वल टू लगा के ये सम आ जाएगा। सो ये 2000 है बेसिकली। टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी है? 2000। 2000 में से सबसे ज़्यादा पोर्शन कहाँ पे लग रहा है? यू नो फॉर अ फैक्ट, जब आप चार्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर लेते हैं। सो जैसे मैंने पाई चार्ट किया, बुक्स पे 75% लगा और बाकियों पे कम। ठीक है? सो डेटा कंपोजिशन इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको डेटा कंपोजिशन को इसलिए समझना ज़रूरी है।